गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस क्लास में हम वर्टिकल मोशन में रिलेटिव मोशन देखेंगे। ठीक है, वर्टिकल मोशन में हम रिलेटिव मोशन वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करना सीखेंगे। तो कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग वर्टिकल मोशन से आज सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले एक मैं आसान सी प्रॉब्लम कराता हूँ। हमसे कहा जाए कि हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर की ओर फेंका है 5 मीटर पर सेकेंड से, मान लेते हैं t इक्वल टू 0 पर, है ना। और उसी इंस्टेंट पे 100 मीटर की हाइट से 100 मीटर की हाइट से उसी इंस्टेंट पे हमने एक दूसरे ऑब्जेक्ट को सेम इंस्टेंट पे, मतलब कि t इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं, सेम इंस्टेंट पे हमने दूसरे ऑब्जेक्ट को फेंका है 5 मीटर पर सेकंड से, ना, ये सेम स्पीड से फेंका है। ठीक है ना। तो हमें ये बताना है, और तुम जी के लिए यहां पर ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले सकते हो। ठीक है, तुम जी के लिए यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तुम ले सकते हो। तो हमें ये बताना है कि यहाँ पर ये दोनों जो यहाँ पर बॉल्स हैं, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, वो कितने टाइम बाद यहाँ कोलाइड करेंगे। अब फेंका है तो दोनों ऐसे मूव करेंगे और दोनों कहीं पर यहाँ पर टकराएंगे, अपने कोलाइड करेंगे, एक ही लाइन में जब जा रहा है। तो हमें यहाँ पूछा है कि ये टाइम बताना है जब वो कोलाइड करेंगे। इसको हम सॉल्व करने वाले हैं रिलेटिव मोशन से, क्योंकि हमारी स्टोरी में दिख रहा है कि यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट्स मोशन में है, तो हम रिलेटिव मोशन से सॉल्व करेंगे। उससे सॉल्व करना ये आसान पड़ेगा। ठीक है, रिलेटिव मोशन से सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर कोलाइड करने के लिए टाइम पूछना है ना, टकराना है, दोनों को टकराना है। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों ऑब्जेक्ट सेम पोजीशन पे सेम टाइम पे होने चाहिए। रियलिटी में, हकीकत में दोनों यहाँ कहीं अपना टकराएंगे, इन दोनों के बीच में ही अब कहीं एक कोई पॉइंट हो जहाँ टकराएंगे, है ना। अब दो नीचे आएगा और वन ऊपर आएगा, दोनों कहीं बीच में कहीं टकराएंगे हकीकत में, रियलिटी में। लेकिन मैं कैसे सॉल्व करूंगा, मैं यहाँ पे इन दोनों में से किसी एक को रोक दूंगा। मान लो कि मैंने 2 को रोक दिया, 2 आ गया रेस्ट पे। अब 2 अब कहीं नहीं मूव कर रहा है, 2 कहीं नहीं मूव कर रहा है। तो हम 2 के रिलेटिव 1 के लिए डेटा लिखेंगे। हम 2 के रिलेटिव सारा डेटा हमें 1 के लिए लिखना है ना, ये ध्यान रखना है। अगर मैंने 2 को रोक दिया तो 2 वहीं पर ही रुका हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 देखो, पहली चीज ये कि मैंने यहां पर 2 को रोक दिया है। मैंने यहाँ पर ये जो बॉल नंबर 2 उसको स्टॉप कर दिया है ना, मैंने बॉल नंबर 2 को स्टॉप कर दिया है। ठीक है, बॉल नंबर 2 को स्टॉप कर दिया। अब क्या करेंगे, अब हम 1 का सारा डेटा, 1 का सारा डेटा 2 के रिलेटिव लिखेंगे, 2 के रिलेटिव लिखेंगे। ये ध्यान रखना, वी आर गोइंग टू राइट, ठीक है, यहाँ डेटा ऑफ 1 रिस्पेक्ट टू 2, हम 2 के रिस्पेक्ट में फर्स्ट वाले का डेटा लिखने वाले हैं। ठीक है ना, यहाँ पे ये ध्यान। अच्छा, ये फॉर्मेट मैं ऐसे लिख रहा हूँ सो दैट कि जो मेरे गुजराती मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वालों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि इसका अंग्रेजी में मतलब क्या है। कि इसका मतलब अंग्रेजी में है कि हम यहाँ पे बेसिकली जो मेरा 1 का जो डेटा है, वी आर गोइंग टू राइट यहाँ डेटा ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, और मैंने यहाँ पर बेसिकली 2 को स्टॉप कर दिया है। तो 1 का सारा डेटा मतलब ये कंप्लीट डेटा का मतलब क्या होता है कि 1 की वेलोसिटी ये 2 के रिस्पेक्ट में, और 1 का एक्सेलरेशन 2 के रिस्पेक्ट में, ये होता है कंप्लीट डेटा का मतलब। और 2 को रोक दिया है तो 1 और 2 के बीच का जो रिलेटिव सेपरेशन है वो भी कितना है, वो भी 100 मीटर है। वो दिया है मैंने 100 मीटर, ठीक है, 100 मीटर ये सेपरेशन दिया है। तो ये सॉल्व करते हैं मैंने। ये फॉर्मूला होगा u1 माइनस u2, ये फॉर्मूला होगा a1 माइनस a2। अब मैं तुमसे पूछूं कि
u1 कितना है, तो u1 ये है, u2 कितना है, u2 ये है। ठीक है, इसमें अगर मैं साइन कन्वेंशन अप्लाई करूं, ऊपर की ओर पॉजिटिव लिया है और नीचे की ओर नेगेटिव लिया है, तो इस कन्वेंशन से u1 तो आ जाएगा +5 और माइनस u2 आ जाएगा -5, तो ये सॉल्व हो जाएगा +10 मीटर पर सेकेंड। तो 2 के ये 2 के रिलेटिव 1 की वेलोसिटी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आते हैं एक्सेलरेशन की बात करते हैं, तो ये ध्यान से सुनना है। 1 का एक्सेलरेशन भी तुम्हारा नीचे की ओर है, जो कि किसके इक्वल होगा, ये g के इक्वल होगा। 2 का एक्सेलरेशन भी नीचे की ओर होगा, जो कि किसके इक्वल होगा, g के इक्वल होगा, क्योंकि इन दोनों में कौन लगेगा एक्सेलरेशन, तो अर्थ लगेगा एक्सेलरेशन। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों का जो एक्सेलरेशन होगा वो तुम्हारा ग्रेविटी वाला होगा, तो 1 का एक्सेलरेशन भी नीचे की ओर है, 2 का एक्सेलरेशन भी नीचे की ओर है। तो जब मैं यहाँ डेटा पुट करूंगा, तो a1 को पुट करूंगा मैं -g और -a2 को पुट करूंगा -g, सॉल्व करेंगे -g + g, तो यहाँ 0। तो हमने क्या देखा कि 2 के रिलेटिव 1 की वेलोसिटी तो ये आ गई, 2 के रिलेटिव 1 का एक्सेलरेशन 0 आ गया। मतलब कि वर्टिकल मोशन में, ध्यान दो, वर्टिकल मोशन में जब मैं रिलेटिव मोशन वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहा हूं, तो इसमें जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है वो 0 हो जाता है। अगर तुम्हारा यहाँ पे ग्रेविटी वाला एक्सेलरेशन है ना, यहाँ पे अपना फ्री फॉलिंग वाला केस है, इसके लिए ग्रेविटी वाला एक्सेलरेशन है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। क्यों हो जाता है, ये मेरी रही कैलकुलेशन, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, इसलिए रिलेटिव 0 हो जाता है। तो हमने क्या देखा है कि वर्टिकल मोशन में रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। तो अगर वर्टिकल मोशन में मैं रिलेटिव मोशन अप्लाई करता हूं, तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन होता है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन होता है। अब देखो, प्रॉब्लम बहुत आसान हो गई कि t = 0 पे 1 यहाँ पे था, अब 1 जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और 1 को अगर यहाँ पे 2 से टकराना है तो कितना चलना पड़ेगा, 1 को 100 मीटर चलना पड़ेगा 2 से टकराने के लिए। 2 तो वहीं का वहीं है, तो 100 मीटर यहाँ चलना पड़ेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से, एक्सेलरेशन तो है नहीं। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यूनिफॉर्म मोशन के लिए, नियमित गति के लिए टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड या डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। स्ट्रेट लाइन में है तो तुम कुछ भी बोल सकते हो, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी है 10, तो कितना है 10 सेकंड, ये मेरा आ गया आंसर। ठीक है, ये तो देखो डायरेक्ट आंसर, कितना आसानी से आंसर आ गया है रिलेटिव मोशन की हेल्प से। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है वो 0 हो गया है, इसलिए वर्टिकल मोशन में ये वाला जो अपना केस है ये तुम्हारा यूनिफॉर्म मोशन में अपना कन्वर्ट हो गया, क्योंकि रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है। तो ये फायदा होता है यहाँ पर रिलेटिव मोशन से प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो इसको नोट करो, फिर एक और सॉल्व करते हैं। एक प्रॉब्लम हम लोग उठाते हैं अपने मॉड्यूल से, है ना, अपने मॉड्यूल से हम सॉल्व करने वाले हैं। ये प्रॉब्लम हम लोग ऑलरेडी पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन उस टाइम पे हमने रिलेटिव मोशन से सॉल्व नहीं किया था। इसको रब कर देता हूं मैं। तो ये है तुम्हारी 40 नंबर की प्रॉब्लम। ये हमारे ये जो मॉड्यूल है तुम्हारा, है ना, मोशन इन स्ट्रेट लाइन वाला, जो तुम्हें यहाँ पर पीडीएफ में मिला है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, देखो यहाँ पर, ठीक है, प्रैक्टिस शीट 1, ये चैप्टर 3 का, इसमें 40 नंबर की प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन अब इसको सॉल्व करना है रिलेटिव मोशन। देखो इसमें तुम्हें क्या दिया, तुम्हें यहाँ पर ये दो बॉक्स दिए, ए को हमने नीचे से फेंका है ऊपर की ओर 20 मीटर पर सेकंड से, और बी जो है, बी को हमने फेंका है नीचे की ओर सेम स्पीड से, मतलब 20 मीटर पर सेकंड से। इन दोनों के बीच की सेपरेशन हमें दे रखी है 40 मीटर, है ना, ये 40 मीटर की दे रखी है सेपरेशन। एक साथ फेंका है, मतलब कि
इक्वल टू 0 से ही फेंका है ना, यहाँ पर दोनों को एक साथ फेंका है, मतलब t इक्वल टू 0 से फेंका है, ठीक है। फिर टाइम अपना बढ़ेगा धीमे धीमे, और फिर हमें ये बताना है कि ये दोनों बॉल्स है ना यहाँ पर अब किस वाले पॉइंट पे कोलाइड होंगी, मतलब कि हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो इसको अब हमें यहाँ पे निकालना है कि किस वाले पॉइंट से कोलाइड हो, मतलब कि अगर मान लो यहाँ पे अपना कोलाइड हो रहा है तो अब मुझे टाइम नहीं निकालना है, लेकिन अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी है तो हम अगर रिलेटिव मोशन से सॉल्व कर रहे हैं तो हम टाइम से ही सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है ना। देखो सॉल्व करना रिलेटिव मोशन से, तो मैंने बी को रोक दिया है, बी तुम्हारा रेस्ट पे कर दिया है। तो ए को अगर कोलाइड होना है जाकर, अगर ए को टकराना है जाकर बी से, तो हमें ए की वेलोसिटी लिखनी पड़ेगी बी के रिलेटिव। अच्छा, ए की वेलोसिटी जो है बी के रिलेटिव कितनी आएगी, तो मैंने क्या सिखाया है कि जिसको रोक देंगे उसकी वेलोसिटी से छीनने का उसको उल्टा करने का, और उसको फिर इसके ए के साथ जोड़ देने का। तो ए का वेक्टर मैंने छीन लिया, तो ये ए का वेक्टर है ऐसे, उसको उल्टा कर दिया तो ये ऐसे आ जाएगा, उसको फिर यहाँ पे जोड़ देने का। तो जब ऐसे जोड़ देंगे तो ए के पास ये दो वैल्यूज आ जाएंगी ऊपर की ओर, तो ए की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो 20 + 20 40। ये ट्रिक भी सिखाया था एक बार, तो मैं अब इस ट्रिक से डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि यहाँ पर ये रिलेटिव वेलोसिटी 40 हो जाएगी। या फिर एक ट्रिक ये भी सिखाई थी कि जब दोनों ऑब्जेक्ट से अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी ऐड अप हो जाती है। ये सब तुम्हारा वही बेसिक फॉर्मूले से निकल के आ रहा है, पर ये सब चीजें अगर तुम डायरेक्टली याद रखोगे ना तो तुम्हें बार बार वो फॉर्मूला नहीं लिखना पड़ेगा, इसलिए तो तुम्हारी स्पीड और बढ़ेगी, ठीक है ना, इससे तुम्हारी स्पीड और बढ़ेगी। तो b के रिलेटिव a की स्पीड आ जाएगी, तो 20 + 20 40 हो जाएगी, है ना। और b के रिलेटिव a का एक्सप्रेशन कितना होगा, 0, क्योंकि इसका भी g एक्सप्रेशन, तो रिलेटिव कितना होगा, तो वेक्टर को उठा के उल्टा कर देंगे तो g - g, हम ऐड करेंगे तो दोनों 0 हो जाएंगे, तो रिलेटिव एक्सप्रेशन 0। तो अब a को अगर b से टकराना है तो कितना ऊपर जाना पड़ेगा, 40 मीटर ऊपर जाना पड़ेगा। तो कितना टाइम लगेगा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हम सिंपल ये फॉर्मूला क्यों यूज कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर a 0 है तो यूनिफॉर्म मोशन है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमने देख लिया कि यहाँ पर ये दोनों अगर बॉल्स यहाँ पे अगर टकराने वाली है तो फिर दोनों बॉल्स यहाँ पे कितने सेकंड के लिए मूव कर रही है, 1 सेकंड पे। दोनों बॉल्स कितने सेकंड के लिए मूव कर रही है, 1 सेकंड पे। ये टाइम निकाल लिया। अब टाइम निकाल लिया तो फिर हम b का निकाल लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो b के डिस्प्लेसमेंट के लिए देखो यहाँ पर हम सिर्फ अब b का मोशन देख लेंगे, तो u × t प्लस हाफ। अब हम लोग जब यहाँ पे b का मोशन देख रहे हैं तो रिलेटिव मोशन की बात तो नहीं कर रहे, फिर तो ग्राउंड फ्रेम से, ग्राउंड फ्रेम में तो b का एक्सप्रेशन है, तुम्हारा g नीचे की ओर तरफ है, वेलोसिटी भी नीचे, तो हर चीज नीचे की तरफ है, इसलिए मैंने प्लस साइन दिया है। ये हो गया, तो ये हो गया तुम्हारा 20 और +5, तो ये आ गया 25 मीटर। तो जहां पर दोनों बॉल्स यहाँ कोलाइड करेंगे वहां पर ये b 25 मीटर चलेगा, तो a कितना चलेगा, तो 40 में 25 अगर हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 40 में 25 अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बचेगा 15 मीटर, ठीक है। तो ऐसे हम लोग डायरेक्ट आंसर बोल सकते हैं कि 15 मीटर अबव फ्रॉम द ग्राउंड, ये मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा ना। वो तुम्हारे ऑप्शंस से मार्क करवाओगे, लेकिन देखो यहाँ पर कितना जल्दी सॉल्व हो गया, है ना। अब हमें यहाँ पर इन दोनों का मोशन एक साथ नहीं देखना है, एक को रोक देना है, दूसरे को सॉल्व कर लेना। और वर्टिकल मोशन में फायदा ये होता है कि रिलेटिव एक्सप्रेशन 0 हो जाता है अगर दोनों का एक्सप्रेशन तुम्हारा g है। अब कुछ कहानियां ऐसी होंगी कि जिसमें एक का एक्सप्रेशन तुम्हारा इंजन की वजह से होगा, मशीन की वजह से होगा, तो वो सॉल्व करते हैं, इसको नोट करो। कुछ अब प्रॉब्लम का लेवल बढ़ाते हैं और वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर इसमें एक मेरी ये फेवरेट प्रॉब्लम, इस फेवरेट प्रॉब्लम का फिर मैं पहले स्टेटमेंट पूरा लिख देता हूं, है ना। An elevator car whose floor to ceiling distance is equal to 2.7 meter
starts ascending with constant acceleration 1.2 meter per second square. 2 seconds after the start, a bolt begins falling from the ceiling. From the ceiling of the car. Find the time after which bolt hits the floor of the elevator. बी पार्ट क्या फाइंड करना है? द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस traveled by the bolt with respect to अर्थ. अर्थ मतलब कि ग्राउंड में है ना. और तुम्हें जी की वैल्यू लेनी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. यहाँ पे जी तुम्हें 10 मिलेगा. ठीक है, तो ये मैं प्रॉब्लम समझा देता हूँ. ये प्रॉब्लम समझा देता हूँ. ये प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास एक एलिवेटर कार है. एलिवेटर कार मतलब कि लिफ्ट है ना. वो जो लिफ्ट का केबिन होता है ना, नहीं ऐसा, ये जो लिफ्ट का ऐसा केबिन होता है, ये मैं बोल रहा हूँ, उसको बोल रहा हूँ एलिवेटर कार. ये लिफ्ट का यहाँ पे ये केबिन है, और जिसकी फ्लोर से सीलिंग की हाइट, फ्लोर मतलब कि ये अपनी जमीन होती है, सीलिंग मतलब कि ये जो अपनी छत है ना, छत को बोलते हैं सीलिंग. इसलिए नहीं हम लोग बोलते हैं सीलिंग फैन. सीलिंग फैन मतलब कि हम जिस फैन को छत में लगाते हैं ना, सीलिंग फैन, ऐसे छत में लगा के ऐसे काम करते हैं रूम के अंदर. तो फ्लोर और सीलिंग के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2.7 है. मतलब कि ये जो एलिवेटर कार है, इसकी ये डिस्टेंस हमारी 2.7 दे रखी है. इसमें क्या बोल रहा है कि ये एलिवेटर कार स्टार्ट करती है असेंड करना, मतलब कि ऊपर जाना शुरू कर रही है. मतलब कि t = 0 पे इसकी वेलोसिटी कितनी है? 0 है, क्योंकि स्टार्ट कर रही है ऊपर जाना. और इसका एक्सेलरेशन कितना है? इस एलिवेटर कार का जो एक्सेलरेशन है, इसका लिखते हैं AE क्या है तुम्हारा? एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर. एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर ये तुम्हें दिया 1.2 मीटर पर स्क्वायर. तो तुम्हें पता है कि अगर इस एलिवेटर का मैंने एक्सेलरेशन 1.2 मीटर पर स्क्वायर दिया, तो ऑब्वियस बात है कि ये जो एलिवेटर है इसमें एक इंजन लगा होता है, जो कि होती है एक मशीन की होती है. उस मशीन की हेल्प से ऊपर जा रहे हैं. मतलब कि इस एलिवेटर के ऊपर तो हम ग्रेविटी का कुछ इफेक्ट नहीं लेके चलेंगे, क्योंकि इसकी मशीन ने ग्रेविटी के इफेक्ट को कैंसिल किया होगा. अच्छा, अब ध्यान दो कि इसके मोशन के 2 सेकंड के बाद, मतलब t = 0 पे ये सब लिखा है, 2 सेकंड के बाद है ना, 2 सेकंड्स आफ्टर द स्टार्ट, इसके मोशन के शुरू होने के 2 सेकंड के बाद एक जो बोल्ट है, बोल्ट तो पता ही सबको, यहाँ पे नट बोल्ट, एक जो बोल्ट है वो गिरना शुरू कर देता है इस कार की सीलिंग से. इस कार की सीलिंग से एक बोल्ट ऐसे खुल गया होगा, और लेकिन ये बोल्ट अपना 2 सेकंड के बाद यहाँ खुलता है. 2 सेकंड के बाद. अब मैंने तुम्हें एक कहानी से अब सुनाई थी. क्या कहानी सुनाई थी? कि अगर एक हमारे बड़े चलते हुए ऑब्जेक्ट से कोई एक छोटा ऑब्जेक्ट अपना ड्रॉप होता है, तो जो बड़े ऑब्जेक्ट की उस इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होती है, वही छोटे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होती है. मतलब कि अगर t = 0 पे बोल्ट अगर ड्रॉप हुआ होता, तो यहाँ पर एलिवेटर की वेलोसिटी 0 है, तो बोल्ट की भी वेलोसिटी 0 होती है. लेकिन यहाँ पर ये जो बोल्ट अपना ड्रॉप होता है 2 सेकंड के बाद, तो फिर 2 सेकंड के बाद हमें एलिवेटर की क्या निकालनी पड़ेगी? एलिवेटर की हमें वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी. और जब
यहाँ पर बोल्ट अपना जैसे ही फॉल होगा ऐसे छूट जाएगा एलिवेटर से, तो उसकी वेलोसिटी बोल्ट की जीरो नहीं होगी, बोल्ट की वेलोसिटी वही होगी जो एलिवेटर की वेलोसिटी होगी। पहली चीज ये ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत अच्छी प्रॉब्लम है ये, तुम्हारी एक बहुत ही फेमस बुक से प्रॉब्लम उठाई गई थी, यूरोडोव, आई यूरोडोव। लेकिन फिर अब ये प्रॉब्लम तुम्हें हर बुक में मिल जाएगी, ये प्रॉब्लम तुम्हें हर बुक में मिल जाएगी, ऐसा नहीं तुम्हें तो ये प्रॉब्लम हर किताब में मिल जाएगी, हर किसी ने यहाँ से उसको है ना कॉपी कर दिया है, ये ध्यान रखना है। तो है तो ये अच्छी प्रॉब्लम, लेकिन अब आसान सी है। तो यहाँ पर 2 सेकंड के बाद ये जो बोल्ट है वो अपना गिरना शुरू कर देता है। तो हमें बताना है कि ये बोल्ट फ्लोर को जब हिट करेगा, फ्लोर को जब हिट करेगा, ठीक, फ्लोर के ऊपर गिरेगा, तो बताना है कि ये बोल्ट यहाँ कितने टाइम बाद फ्लोर को हिट करेगा, कितने टाइम बाद बोल्ट फ्लोर को हिट करेगा, वो बताना है हमें। और ये भी बताना है कि उस पूरे प्रोसेस में बोल्ट ने यहाँ कितनी डिस्टेंस यहाँ कवर की है, लेकिन वो डिस्टेंस निकालनी है किसके, अर्थ के रिस्पेक्ट में, और कितनी यहाँ डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया अर्थ के रिस्पेक्ट में, है ना। एलिवेटर के रिस्पेक्ट में ये डेटा नहीं बनाना। अच्छा देखो, यहाँ पे जब हम टाइम की बात कर रहे हैं तो टाइम तो तुम अब किसी भी फ्रेम से निकाल सकते हो, टाइम तुम एलिवेटर के फ्रेम से भी निकाल सकते हो और यहाँ पर अर्थ के फ्रेम से भी निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे टाइम में कोई दिक्कत नहीं होती है, ये ध्यान रखना है। लेकिन इसमें ये डेटा बोला है कि तुम्हें अर्थ के फ्रेम से निकालना है। तो चलो शुरू करते हैं इसको तुम्हें रोको वीडियो को, थोड़ा सा ट्राई करो, काफी बढ़िया प्रॉब्लम है। देखो अब मैं सॉल्व करता हूं इसे। देखो सबसे पहली चीज कि मैं यहां पर 2 सेकंड पे क्या होने वाला है उसका बनाता हूं। तो एट t इक्वल टू 2 सेकंड पे 2 सेकंड के बाद हमारे एलिवेटर की स्पीड क्या हो जाएगी, एलिवेटर की स्पीड बात कर रहा हूं, तो वेलोसिटी ऑफ एलिवेटर वो क्या हो जाएगा, तो u प्लस at, u है ना। यहां पर ये क्या प्रारंभिक वेग है एलिवेटर का और एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर इनटू t, ये 0 प्लस एलिवेटर का ये एक्सेलरेशन 1.2 t कितना 2 सेकंड, तो आएगा ना 2.4 मीटर पर सेकंड, है ना। 2 सेकंड के बाद ये हो जाएगी एलिवेटर की स्पीड। अब हमसे बोल रहा है कि 2 सेकंड के बाद हमारा बोल्ट गिर रहा है, तो ये बोल्ट फ्री हो गया है ऐसे। तो जब बोल्ट गिर रहा है तो हमने ये सीखा है कि जो हमारे एलिवेटर की वेलोसिटी होगी वही बोल्ट की वेलोसिटी होगी। तो यहाँ पर बोल्ट का जो प्रारंभिक वेग हो जाएगा इस इंस्टेंट पे वो 2.4 हो जाएगा, है ना, ठीक है। लेकिन जो बोल्ट का एक्सेलरेशन होगा, बोल्ट का जो एक्सेलरेशन होगा, अब ये जो बोल्ट है वो तुम्हारा फ्री हो गया, वो तुम्हारा एलिवेटर से फ्री हो गया है, तो बोल्ट के ऊपर अर्थ का इफेक्ट आएगा, ये अर्थ का इफेक्ट आएगा, तो बोल्ट का एक्सेलरेशन तुम्हारा अब g के इक्वल हो जाएगा। और कहां की ओर, ये नीचे की ओर, है ना। ये बोल्ट का एक्सेलरेशन है, ये नीचे की ओर। एलिवेटर का एक्सेलरेशन अभी भी ऊपर रहेगा, एलिवेटर का एक्सेलरेशन जो है वो अभी भी ऊपर रहेगा, वो ध्यान रखना है। एलिवेटर का एक्सेलरेशन थोड़ा 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, वो अभी भी ऊपर रहेगा, लेकिन ये जो बोल्ट का एक्सेलरेशन है वो नीचे की ओर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ये बोल्ट अपना फ्री हो गया है, बोल्ट अपना फ्री हो गया, मतलब एलिवेटर से उसने यहाँ पे नाता तोड़ दिया। लेकिन मैंने क्या बोला था कि जिस इंस्टेंट पे एक अपना छोटा ऑब्जेक्ट हमारे बड़े ऑब्जेक्ट से छूटता है तो वेलोसिटी का ट्रांसफर होता है, उस बात का हमें ध्यान रखना है। तो वेलोसिटी का ट्रांसफर हो गया है, लेकिन एक्सेलरेशन, एलिवेटर का एक्सेलरेशन तुम्हारा उसके एंजन की वजह से है, बोल्ट के अंदर तो कोई एंजन लगा नहीं है, तो बोल्ट का एक्सेलरेशन तुम्हारा अर्थ की वजह से है। ये डेटा हमने पहले मार्क कर लिया t इक्वल टू 2 सेकंड पे। अब आगे सॉल्व करना है, तो आगे के लिए तुम यहाँ पर फर्स्ट वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, फर्स्ट वाले के लिए हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट, है ना। मैं यहाँ पे फर्स्ट वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ। पहले फर्स्ट वाले के लिए हमें यूज करना है रिलेटिव मोशन, तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने ये एलिवेटर को रोक दिया। मैंने किसको रोक दिया है, मैंने रोक दिया है एलिवेटर को। अच्छा, एलिवेटर को रोक दिया है तो हम बोल्ट को देख रहे हैं एलिवेटर के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या करेंगे, हम एलिवेटर के रिस्पेक्ट में बोल्ट का सारा डेटा लिखेंगे। क्या क्या सारा डेटा से मतलब क्या है, बोल्ट की वेलोसिटी एलिवेटर के रिस्पेक्ट में उस इंस्टेंट पे, बोल्ट का एक्सेलरेशन एलिवेटर के रिस्पेक्ट में उस इंस्टेंट पे, ये होता है सारा डेटा का मतलब, ठीक है। ये होता है सारा डेटा का मतलब कि बोल्ट की वेलोसिटी, बोल्ट का एक्सेलरेशन, और फिर यहां पर बोल्ट को किससे टकराना है, फ्लोर से। ये सीलिंग है तुम्हारी, ये सीलिंग है, तो बोल्ट को टकराना है फ्लोर से। तो फ्लोर
से अब एलिवेटर को रोक दिया, एलिवेटर नहीं चल रही है, तो बोल्ट को सीधा सिर्फ इतनी डिस्टेंस, इतना डिस्प्लेसमेंट कवर करना है, कितना करना है 2.7 मीटर कवर करना है, बस अगर फोर्स से टकराना है, बस ये डेटा मिल जाए। तो इसका फॉर्मूला होगा UB माइनस UE। UB क्या है उस इंस्टेंट पे, कब t2 सेकंड पे, ये हमारे सॉरी ये मेरा UB है ना, ये मेरा यहाँ बोल्ट की वेलोसिटी, तो उस इंस्टेंट पे बोल्ट की वेलोसिटी, और माइनस UE। अच्छा यहाँ पे सिंबल से नहीं जाना है, यहाँ पे सिंबल से नहीं आना, यहाँ पे इस सिंबल का मतलब है एलिवेटर की वेलोसिटी उस इंस्टेंट पे जिस इंस्टेंट पे बोल्ट को छोड़ा है, मतलब कि t2 पे एलिवेटर की वेलोसिटी क्या निकाल रखी है मैंने, एलिवेटर की वेलोसिटी 2.4 निकाल रखी है, तो ये 2.4 ये ध्यान रखना है। तो ये दोनों को सॉल्व किया तो क्या है 0 आया, मतलब कि एलिवेटर को रोक दिया है, तो एलिवेटर के रिलेटिव बोल्ट की इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई 0 हो गई, मतलब कि बोल्ट तुम्हारा एलिवेटर के रिलेटिव फ्री फॉल कर रहा है ना, ग्राउंड के रिलेटिव बोल्ट ऊपर की ओर जा रहा है, पर एलिवेटर के रिलेटिव बोल्ट फ्री फॉल कर रहा है। अब एलिवेटर के रिलेटिव बोल्ट का एक्सेलरेशन, तो ये होगा फॉर्मूला AB माइनस AE। अब AB कहां की ओर है, AB है ये नीचे की ओर, तो पुट कर देंगे हम लोग यहाँ पर माइनस पॉइंट, ये अपना 9.8, हमने नीचे की ओर सारे के सारे नेगेटिव लिए हैं, ऊपर की ओर पॉजिटिव लिया, और माइनस AE कितना है, एलिवेटर का एक्सेलरेशन देखो ये लिखा है ऊपर की ओर है, तो ये प्लस 1.2, सॉल्व करने पर यह आ जाएगा तुम्हारा माइनस, ये माइनस माइनस हो जाएगा 8 9 10 9 1 है ना, ये आ जाएगा 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया तुम्हारा बोल्ट का एक्सेलरेशन एलिवेटर के रिलेटिव। माइनस साइन क्या शो कर रहा है, माइनस साइन ये शो कर रहा है कि बोल्ट का जो एक्सेलरेशन है वो नीचे की ओर होगा, कहां की ओर होगा, नीचे की ओर। माइनस साइन क्या शो कर रहा है, नीचे की ओर। और कितना है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें दे रखी है बोल्ट की 11। तो अब तुम्हें सिर्फ ये बोल्ट को दिख रहा है, तो हमें क्या दिख रहा है, एक बोल्ट है उसका प्रारंभिक वेग 0 है, उसका प्रवेग मेरा 11 है नीचे की ओर, उसको फ्लोर से टकराने के 2.7 अपना मीटर चलना है, तो टाइम कितना होगा ये टाइम निकालना है, तो हम यूज कर सकते हैं फॉर्मूला S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इस फॉर्मूले में डेटा पुट करेंगे, तो S वेक्टर भी बताओ नीचे की ओर है, नीचे की ओर तो पुट करेंगे माइनस 2.7 इज इक्वल टू U तो 0 हो गया, प्लस हाफ A कितना है, A तुम्हारा ये 11 है, लेकिन वो नीचे की ओर इसलिए पुट करेंगे हम लोग माइनस 11, और ये T स्क्वायर, ये T निकालना है मुझे ना, ये T की बात करनी है। तो सॉल्व कर देखो, माइनस का माइनस अपना हट गया, सॉल्व करने पर 2 7 14 2 4 और 1 5 54 अपॉन 11, इसका रूट ये आ जाएगा मेरा T, ठीक है। तो 5.4 अपॉन 11 का रूट निकालना है हमें, ठीक है। 5.4 अपॉन 11 का रूट अगर तुम निकालोगे तो ये मैं निकाल देता हूं, ये हमारा आ जाएगा 5.4 डिवाइड बाय 11, तो ये अपना आ जाता है रूट ओवर 0.49, इसको लिख सकते हैं हम लोग 49 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 2, ठीक है। ऐसे 49 किसका होता है, ये 7 का होता है, ये हो जाएगा 10 रेज़ टू यहाँ पे अपना -1, तो सॉल्व करने पर आएगा 0.7 सेकंड्स, तो अप्रोक्सीमेटली आंसर देगा 0.7 ये सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या देख लिया, हमने ये देख लिया कि इस वाली कहानी में ये जो टाइम जो हम निकाला है कि अपना बोल्ट जब हिट करेगा एलिवेटर की फ्लोर को, जब बोल्ट हिट करेगा एलिवेटर की फ्लोर को, वो जब लूज हो जाएगा तो कितना टाइम लगेगा हमारा 0.7 सेकंड, है ना। 0.7 सेकंड में बोल्ट एलिवेटर को हिट कर जाएगा। अच्छा यहाँ पर एक चीज और देखने को मिल रही है कि ये जो बोल्ट है एलिवेटर के रिलेटिव बताओ कितना चल रहा है सर, 2.7। एलिवेटर के अगर कोई हमसे पूछता है कि एलिवेटर के रिलेटिव बोल्ट का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो यही वैल्यू का स्ट्रेट लाइन चल रहा है एलिवेटर के रिलेटिव। लेकिन हमसे कहा गया अर्थ के रिलेटिव, जब हमसे अर्थ के रिलेटिव कहा गया है तो हम यहाँ पर बोल्ट का सारा डेटा अर्थ के रिलेटिव देखेंगे। फिर अब ये सब हमें हटाना होगा और हम अर्थ के रिलेटिव देखेंगे। तो इसको पहले नोट करो यहाँ पे, ये जो मेरा यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है, ए पार्ट है, नोट करना है, और हम लोग फिर बी पार्ट सॉल्व करते हैं। बी पार्ट में हमें अर्थ के रिलेटिव की बात हमें कही जा रही है, तो मैं अर्थ के रिलेटिव सारा डेटा यहाँ लिखने वाला हूँ, ठीक है। इसको नोट कर लो, फिर मैं रन कर देता हूँ इसे।
तो बी पार्ट में होपफुली सबको इसका ए पार्ट समझ में आ गया। बी पार्ट में हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बोल्ट रिस्पेक्ट टू अर्थ। अर्थ के रिस्पेक्ट में बोल्ट को ये सीलिंग का फ्लोर हिट करने के लिए कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहाँ चलना पड़ेगा। तो देखो अच्छा अर्थ के रिलेटिव देखें अगर, तो अर्थ के रिलेटिव यहाँ पे तुम्हें ये दिखाई दे कि भाई जो बोल्ट है ना हमारा अर्थ पे, अब मैं जब यहाँ पर ये बोल्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये बोल्ट की बात कर रहा हूँ, तो हमें यहाँ पर सिर्फ बोल्ट को देखते हैं। तो अर्थ के रिलेटिव बोल्ट की वेलोसिटी कितनी है, तो वो तुम्हें ऊपर की ओर दिख रही है, कितनी है 2.4 मीटर पर सेकेंड। अर्थ के रिलेटिव बोल्ट का एक्सीलरेशन कितना है, तो वो है तुम्हारा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसा डाउनवर्ड, है ना। अच्छा अर्थ के रिलेटिव यहाँ पर ये जो अपना बोल्ट है उसको सीलिंग की फ्लोर से टकराने के लिए कितना चलना है, तो वो तुम्हारा बोल्ट को तुम्हारा कितना चलना है, तो ये सीलिंग की हाइट तुम्हें कितनी यहाँ दे रखी थी, और रब कर दिया, डेटा देख लेता हूँ। सीलिंग की हाइट तुम्हें दे रखी थी ये 2 नहीं, वो तो हमें निकालना है अर्थ के रिलेटिव। ये अर्थ के रिलेटिव ये जो है ये तो अपना सीलिंग के लिए। अर्थ के रिलेटिव हमें निकालना है कि वो जैसे ये अपनी सीलिंग की फ्लोर है, तो सीलिंग की फ्लोर को टकराने के लिए, है ना, यहाँ पर अब ये कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो देखो बेसिकली होना क्या है कि बोल्ट ऐसे ऊपर जाएगा, फिर ये ऐसे नीचे आएगा ना, यही तो होना है यहाँ पर। तो हम जब डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो सिर्फ इतना। अच्छा यहाँ पे ये पता है कि अपना टाइम तो हर फ्रेम में यहाँ सेम होना है, तो हमें पता है कि इस पूरे प्रोसेस में जो टाइम लगने वाला है, इस पूरे प्रोसेस में जो टाइम लगने वाला है वो तुम्हारा 0.7 है ना। तो हमें निकालना है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट एस है, वो निकालना है। अच्छा डिस्प्लेसमेंट ये तुम्हारा सिर्फ इतनी लेंथ बताओ अब क्यों आएगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान को, तो ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है हमें। तो यहाँ पर हर डेटा मैंने अर्थ के रिलेटिव लिख दिया। तो हमसे जब कहा जा रहा है कि अर्थ के रिलेटिव निकालो, तो हम लोग अर्थ के रिलेटिव डेटा लिख देंगे फिर, है ना। हमें फिर एलिवेटर के रिलेटिव कुछ लिखना है, एलिवेटर के सापेक्ष में कुछ लिखना है, सारा का सारा डेटा हमें अर्थ के रिलेटिव लिख देना है। तो अर्थ रिलेटिव तो सब कुछ लिख दिया है, और टाइम जो है वो तो तुम्हारा हर फ्रेम में सेम रहता है। तो टाइम मैंने एलिवेटर के रिलेटिव निकाला था, और उतना ही टाइम तुम्हारा अर्थ के रिलेटिव भी लगने वाला है, वो ध्यान रखना है हमें। तो इसको सॉल्व करने के बाद हम यूज करेंगे फॉर्मूला, ये देखो, ये मैं फॉर्मूला लिखता हूं, और जब भी फॉर्मूले में डेटा पुट करना प्रॉपर साइन कन्वेंशन। तो एस निकालना है मुझे, ठीक है, एस निकालना है मुझे। ये डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। यू तुम्हारा हो गया 2.4 इंटू टी हो गया 0.7, और प्लस हाफ ए हो गया 9.8 इंटू टी स्क्वायर हो गया 0.7 का स्क्वायर, ठीक है ना। सॉरी ये आएगा तुम्हारा यहाँ माइनस साइन, क्योंकि ए तुम्हारा नीचे की ओर है, यू ऊपर की ओर है, इसलिए तुम्हारा प्लस है, और ए नीचे की ओर इसलिए तुम्हारा माइनस है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने पर तुम्हारा कितना आएगा, तुम्हें ये खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। लेकिन देखो मैं तुम्हें यहाँ पर सॉल्व करता हूँ फटाफट। ये आएगा 2.4 इंटू 0.7, ये आएगा तुम्हारा 1.68, और ये अपना यहाँ पर माइनस, तो 9.8 डिवाइड बाय 2 इंटू 0.7 का स्क्वायर, तो आएगा तुम्हारा 2.401। इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये आएगा तुम्हारा -0.72 मीटर, ठीक है। अच्छा माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि भाई डिस्प्लेसमेंट कहाँ की ओर होगा, नीचे की ओर, तो वो तो हमें दिख रहा है फिगर से, है ना। डिस्प्लेसमेंट का देखो एरो मेरा नीचे की ओर दिखा रखा है मैंने, तो डिस्प्लेसमेंट तो तुम्हें यहाँ पर दिख रहा है। अब रही बात अब डिस्टेंस की, देखो डिस्प्लेसमेंट तो हो गया, अब रही बात देखो डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल पाथ लेंथ जो ट्रेवल किया है। एक्चुअल पाथ लेंथ पे ये पाथ लेंथ प्लस ये पाथ लेंथ प्लस ये पाथ लेंथ। अच्छा देखो यहाँ पर क्या इतनी लेंथ तो हमने निकाल रखी है, ये 0.72 इतनी लेंथ निकाल रखी, ये निकाल लो और ये निकाल लो। तो ये क्या तुम्हारी एक ऐसी कहानी कि एक ऑब्जेक्ट को मैंने 2.4 से फेंक दिया है, और 9.8 उसका एक्सीलरेशन लग रहा है नीचे की ओर, तो ये उसका मैक्सिमम हाइट से निकल आएगा, ये दोनों पार्ट निकल आएगा अपना मैक्सिमम हाइट वाले पोर्शन फॉर्मूले से, u स्क्वायर बाय 2g से, क्या यहाँ से निकल आएगा ना। ये आएगा तुम्हारा 2.4 इंटू 2.4 यू स्क्वायर अपॉन 2g, 2g मतलब कि 9.8। उसको सॉल्व कर लेंगे, उसको सॉल्व करने पर ये तुम्हारा कितना आएगा, कैलकुलेट करते हैं फटाफट। तो 2.4 इंटू 2.4 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 9.8, तो आएगा 0.29
0.29 आएगा मीटर। कितना 0.29, तो फिर इतना भी क्या होगा, इतना भी 0.29। तो देखो, तो अब टोटल डिस्टेंस क्या होगी, तो ये लेंथ 0.29 प्लस ये लेंथ 0.29 प्लस ये लेंथ। अब मैं इसकी लेंथ की बात कर रहा हूँ, तो हमें सिर्फ ये मैग्नीट्यूड चाहिए, है ना। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो इन सब का सम करना है। तो 0 या तो 1.2 मीटर क्या आएगी तुम्हारी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस रहेगी तुम्हारी अप्रोक्सीमेटली 1.2 मीटर आ जाएगी, ठीक है ना। नहीं सॉरी, ये होगा 9 to the 18, ये 20, 0, तो यहाँ 2 का है, 7 8 9 10 11, ये अपना 12 13, तो 1.3 मीटर डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। 1.3 मीटर डिस्टेंस आ जाएगी। होपफुली ये भी सबको समझ में आ जाओ कि हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे अर्थ के रिलेटेड। तो हमें सारा डेटा अर्थ के रिलेटेड ले लेना है और तब हमें कैलकुलेशन करनी है। फिर तो ये अपनी कैलकुलेशन वैसे ही होगी जैसे हम लोग यहाँ पे वर्टिकल मोशन ग्रेविटी सॉल्व करते हैं। अब इसमें एलिवेटर का कुछ काम नहीं था, ठीक है, उसको नोट करो। फिर आगे बढ़ते हैं, एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं जल्दी से। अब ये जो प्रॉब्लम मैं करने वाला हूँ, ये प्रॉब्लम तुम्हारी यहाँ पर इस टाइप की प्रॉब्लम यहाँ पर नीट में भी आ चुकी है और जेईई मेन में भी आ चुकी है ना। मैं जेईई मेन की बात कर रहा हूँ, तो जेईई मेन में भी आ चुकी है और ये नीट में भी आ चुकी है। और ये प्रॉब्लम हमारे मॉड्यूल में है, प्रैक्टिस शीट 1 में है। तो ये प्रैक्टिस शीट वाली प्रॉब्लम है 80 नंबर की, है ना। और इस टाइप की प्रॉब्लम दोनों एग्जाम्स में आ चुकी है, नीट के एग्जाम में भी और जेईई मेन के एग्जाम में। इस टाइप की प्रॉब्लम मतलब इसमें स्टोरी में हल्का सा चेंज होता है और यहाँ डेटा में चेंज होता है हल्का सा, बाकी सब कुछ सेम रहता है। तो यहाँ पर तुम्हें क्या दिया है, यहाँ पे तुम्हें चलने वाली सीढ़ियों के बारे में दिया है। अच्छा, तुम लोगों ने ये चलने वाली सीढ़ियां तो देखी है ना, इसको हम लोग बोलते हैं मूविंग एस्केलेटर। मूविंग एस्केलेटर है ना। हम लोग जब अहमदाबाद में अगर तुम यहाँ पर मॉल में अगर गए हो, क्योंकि पालनपुर में तो ये नहीं है और दिल्ली में तो ये हर मेट्रो स्टेशन पे लगी होती है, ठीक है। ये अपना दिल्ली में तो हर मेट्रो स्टेशन पे है, तो ये तो फिर बचपन से वहां पर दिल्ली में तो मैं देखता आ रहा हूँ ना। यहाँ पर तो तुम्हें अहमदाबाद में दिखेगी, है ना, मूविंग एस्केलेटर। तुमने अगर फील किया हो, क्या फील किया कि अगर ये सीढ़ियां भी ऊपर की ओर चल रही हैं और तुम भी अगर ऊपर की ओर जा रहे हो तो तुम यहां से यहां तुम जल्दी पहुंच जाते हो। फील किया ना तुमने। या फिर अब कई बार क्या होता है कि सीढ़ियां यहाँ खराब हो जाती है और ये फिर रुक जाती है, तो तुम खुद ही चलते जा रहे हो, ठीक है, ये ध्यान रखना। और फिर कई बार क्या होता है कि तुम सीढ़ियों में ऐसे खड़े रहते हो, सीढ़ियां तुम्हें ऊपर क्यों ले जाती है, जो कि हम ज्यादातर तो हम वही करते हैं कि अब कौन चले। किसी को जब जल्दी होती है तो वो ऐसे ऐसे चलता भी रहता है और सीढ़ियां भी ऊपर चलती है तो वो ऊपर, है ना, जल्दी पहुंच जाता है। ये चीज फील की है। तो इसमें देखो, इसमें अब क्या कॉन्सेप्ट है, इसमें होता क्या है कि हम यहाँ पर जो हमें फील हो रहा है हम एकदम वैसे ही उसको सॉल्व करेंगे। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहा है और इसकी डिस्टेंस हमें डी नहीं है, हमने यहाँ पर ले ली है, ये डिस्टेंस हमने ये डी ले लिया ऐसे। अब यहाँ पर ये 3 तुम्हें कहानियां दी हैं। यहाँ पे लिखा है, देखो पहली कहानी में क्या लिखा है, अ पर्सन वॉक्स अप अ स्टॉल्ड एस्केलेटर इन 90 सेकेंड्स। स्टॉल्ड मतलब कि रुकी हुई, ये सीढ़ी अभी रुकी हुई है, ये सीढ़ी अभी रुकी हुई है और तब वो पर्सन ऐसे चल के जा रहा है। तो मान लेते हैं कि पर्सन के चल के जाने की स्पीड v1 है। अगर सीढ़ियां चलती
तो सीढ़ियों के चलने की स्पीड मान लेते हैं v2, v1 क्या है ना, यहाँ पे पर्सन की स्पीड, पर्सन स्पीड, v2 क्या है, अगर सीढ़ियां चलती तो ये एस्केलेटर की स्पीड है, एस्केलेटर की स्पीड है। लेकिन ये पहली स्टोरी में क्या हो रहा है कि पर्सन को यहाँ पे 90 सेकंड का टाइम लगता है नीचे से ऊपर जाने में, अगर सीढ़ियां रुकी हुई है। तो फिर पहली स्टोरी की इक्वेशन क्या होगी कि यहाँ पे टाइम कितना है, यहाँ 90 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ऐसे ये पहली स्टोरी हो गया 90 इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। फिर क्या हो रहा है कि जब वो, अब देखो दूसरी स्टोरी में, ये पहली स्टोरी की कहानी हुई, दूसरी स्टोरी में क्या हो रहा है कि एस्केलेटर अब चल रही है। दूसरी कहानी में क्या हो रहा है, अगर तुम आगे का एस्केलेटर पढ़ोगे तो उसमें एस्केलेटर चल रही है, तो एक्सेलेरेटर की स्पीड मैंने v2 मान रखी है, और पर्सन स्टैंडिंग है, वो खड़ा है, वो नहीं मूव कर रहा है, वो रेस्ट पे है। तो और यहाँ पर ये d डिस्टेंस अपना कवर करना है, अपनी डिस्टेंस तो वही रहेगी, थोड़ी सीढ़ी की उसका साइज बढ़ जाएगा। तो देखो दूसरी स्टोरी में लिखा है कि व्हेन स्टैंडिंग ऑन द सेम एलिवेटर, जब वो सेम एलिवेटर पे एस्केलेटर पे जब वो अपना वहां पे ऐसे खड़ा हुआ है, जो कि मूव कर रही है, विच इज नाउ मूविंग, तो उसको टाइम लगता है 60 सेकंड। उसको कितना टाइम लगता है, उसको 60 सेकंड लगता है। तो देखो सेकंड स्टोरी में एलिवेटर चल रही है, मतलब कि एलिवेटर इसको मैन को लेके जा रही है। अगर मैन रुका हुआ है, सिर्फ एलिवेटर चल रही है, तो जो एलिवेटर की स्पीड होगी अब वही मैन की स्पीड होगी। सिंपल सी बात है कि आप एलिवेटर ही लेके जा रही है। तो ये तो सेकंड कहानी में, तो ये टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ डिस्टेंस ये d अपॉन स्पीड क्या है v2, ये सेकंड आ गई यहाँ पर। अब हमें निकालना क्या है, हमें हमारा एम क्या है, हमारा एम है जो हमारा लास्ट स्टेटमेंट है, हमें टाइम निकालना है, द टाइम ही वुड टेक to walk up the moving escalator। जब ये अपनी चलती हुई सीढ़ियों में अब पर्सन खड़ा रहेगा, मतलब कि थर्ड केस में हमारी एस्केलेटर भी मूव कर रही है और पर्सन भी चल रहा है। मतलब कि पर्सन किस स्पीड से बताओ चल रहा है तुम्हारा, यहां पर v1 से, और एस्केलेटर किस स्पीड से चल रही है v2 से। तो अब बताओ, अब हमारे यहाँ पर पर्सन की टोटल स्पीड क्या हो जाएगी, तो टोटल स्पीड हो जाएगी v1 प्लस v2। यहाँ पर रिलेटिव मोशन नहीं अप्लाई करना है, वो नहीं सोचना है, क्योंकि यहाँ पर पर्सन की स्पीड बढ़ेगी ना। अगर तुम रिलेटिव सोचोगे तो बहुत सारे बच्चे बस अब यहाँ यही गलती करते हैं कि यहाँ पर v1 माइनस v2 कर देते हैं कि सर ये तो एलिवेटर के यहाँ रिलेटिव चल रहा है तो हम सब्ट्रैक्ट कर, लेकिन यहाँ पर ये एलिवेटर के साथ चल रहा है, एलिवेटर इसको हेल्प कर रहा है ऊपर लेके जाने में, ठीक है। तो टोटल स्पीड अभी ऐड अप हो जाएगी। तो टाइम निकालना है कि टाइम कितना होगा, तो हमारा ये टाइम निकालना है। तो ये टाइम का मतलब क्या होगा, तो ये डिस्टेंस ये d अपॉन स्पीड क्या होगी v1 प्लस v2, ये निकालनी है वैल्यू मुझे, यहाँ पर v1 प्लस v2। तो यहाँ पर वही चीज है, यहाँ पर रिलेटिव जो मोशन है वो नहीं है कुछ भी, है ना। ये स्टोरी ऐसे बनाई कि हम कंफ्यूज हो जाए, हमें कंफ्यूज करने के लिए स्टोरी यहाँ बनाई गई है ना। तो ये ध्यान रखना है कि इस केस में हमें फील है कि यार एलिवेटर तो हमें सपोर्ट करेगी मोशन को, तो हमें तेजी से ले जाएगी, टोटल वेलोसिटी हमारी बढ़ जाएगी। टोटल वेलोसिटी मेरी क्या होगी, v1 प्लस v2 हो जाएगी, वो ध्यान रखना है। तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये सॉल्व करना है। तो यहां से मैं फर्स्ट वाले से v1 निकालूंगा, v1 कितना आएगा, तो v1 आएगा फर्स्ट वाले से d अपॉन 90, सेकंड वाले से v2 कितना आएगा, वो आएगा d अपॉन 60, ठीक है। तो डेटा पुट कर देंगे, v1 पुट किया तो हमने d अपॉन 90 कर लिया, v2 पुट किया तो d अपॉन 60 कर लिया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। d मैंने नीचे से ऐसे यहाँ कॉमन ले लिया, और तुम्हें ये सॉल्व करना है, एलसीएम लेना तो होपफुली आता ही होगा। एलसीएम लेंगे तो 90 इंटू 60 ऊपर चलेगा और नीचे आएगा 90 प्लस 60, तो ये आएगा 90 इंटू 60 अपॉन ये 90 प्लस 60 तो 150, तो ये कट गया, तो 3 2 जा 6, 3 5 जा ये 15, 5 1 जा 5, 5 8 जा 14, 18 2 जा 36 सेकंड्स। तो इसका आंसर आएगा 36 सेकंड्स। तो आंसर एक बार देख लेते हैं, 36 सेकंड्स, हाँ तो 80 का
4:36 सेकेंड्स। तो होपफुली सबको ये समझ में आ जाओ, उसको नोट करो। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं।